नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझेंगे। ये आपके CGPSC मेंस निबंध में आ सकती है। पिछले 2-3 साल से हर बार हम लोग सोच रहे हैं कि ये इस बार आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। अभी अभी उच्च शिक्षा में भी इसे लागू किया गया, तो इसके आने की संभावना खूब अधिक है। इसके अलावा पेपर 7 में जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं पार्ट 3 में, वहाँ भी आ सकती है। एक बार आ चुका है, फिर से आ सकती है। संभावनाएँ, चुनौतियाँ, ऐसा कुछ भी आ सकता है। मेरा नाम राजन तिवारी है और आप सामान्य नागरिक भी हैं तो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्योंकि अब लागू होना है भारत में, तो आपके लिए वो ज़रूरी है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब हम निबंध लिखेंगे, एक तो बेसिक आप सबको पता होगा कि स्कूल शिक्षा में ये संशोधन हुआ, उच्च शिक्षा में ये संशोधन हुआ, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, शोध के लिए ये हुआ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात हुई, ये सब सबको पता है। लेकिन जब आप निबंध लिखते हैं ना, निबंध में सीधा सीधा ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखें, हेडिंग्स लिखें। ये तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं। लेकिन इसके अलावा आप कितनी हेडिंग लिख पाते हैं? और आप मान लीजिए 4 हेडिंग लिखते हैं और कोई आपका कंप्यूटर 8 हेडिंग लिखता है, तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। वो तो सीधी सी बात है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग ये वीडियो बनाए हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मेन जो हेडिंग है वो है, उनके जो पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे। उसके आधार पे आपको निबंध लिखना है। एक चीज़ और, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं मतलब ना, ये जो पढ़ाते हैं हम लोग, इसमें जनरली पॉइंट लिख देते हैं क्योंकि मैं समझा देता हूँ आपको। इसका PDF दूंगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना समझ पाएँ। इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे कि PDF को एक साथ कंपाइल करके और ऐसे फॉर्मेट में जिसमें आप आसानी से समझ सको, वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल तक जितने भी ऐसे आने वाले हैं, जो मेरे को लगता है, मैं एक साथ एक PDF आपके टेलीग्राम चैनल में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। अभी तक आप धैर्य बनाए रखें, इसके लिए मतलब धन्यवाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब हम शुरू करेंगे तो देखिए, पहले तो आपको बताना है, जो इंट्रो होता है मैं आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में दे रहा हूँ जैसे आपको परीक्षा में लिखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य क्या है? लचीली, समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना। लचीली भी हो, समग्र भी हो और सभी विषय की भी हो। थोड़ा सा हम इसी में बता देंगे कि इसकी संरचना जो स्कूल शिक्षा में 5+3+3+4 है, और इसमें मातृभाषा, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, इनके महत्व की बात होती है। और इस नीति को इसलिए भी लाया गया क्योंकि 21वीं सदी में जो नई चुनौतियाँ आई हैं, नए अवसर आए हैं, उसके लिए इसे लाया गया। ऐसा करके एक आध आप कोट लिख सकते हो, सा विद्या या विमुक्ते। तो ऐसा जो विद्या ददाति विनियम, ऐसे करके शिक्षा की बात कर सकते हो। इसके 5 आधारभूत स्तंभ हैं। एक है पहुँच, बच्चे वहाँ तक पहुँच सकें। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, स्तंभों को ऐसा करके 5 स्टार यहाँ 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 लिख दो, या गोला करके ऐसे बना दो। ऐसा कुछ क्रिएटिविटी करते रहना। एक है पहुँच, दूसरी है समता या इक्विटी, सभी को समान। तीसरी शिक्षा में है गुणवत्ता, चौथा है सामर्थ्य डेवलप हो, और 5वां है जवाबदेही है कि भाई अगर किसी को शिक्षा नहीं मिल रही तो कौन जवाब दे, वो भी पता रहना चाहिए। और हमारा जो सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा है ना, उसका जो लक्ष्य 5 है, उसमें भी ये बात हुई है कि शिक्षा को हमको बढ़ाना है। तो ये आप ऐसा करके, पहला पॉइंटर आप इंट्रो दिए, दूसरा पॉइंटर आप आधारभूत स्तंभ करके बताए, इसी में एजेंडा बता दिए। तीसरे पॉइंट में आप बताओगे कि ये जो बनी है वो इसरो के पूर्व प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। उनकी अध्यक्षता में जून 17 में एक कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने मई 19 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। इससे पहले हमारी 68 में शिक्षा नीति थी, फिर 86 में थी, और ये तीसरी शिक्षा नीति है। अगली पॉइंट आपको डालना है, ये सब बड़े बड़े पॉइंट रहेंगे आपके। भाई इसमें नया क्या है, मतलब इसको हम नई शिक्षा नीति क्यों बोल रहे हैं और क्यों लाया गया, मतलब बाकी नीतियों से कैसे ही अलग है। तो हम बताएंगे कि पहले तो आप बता दो, 68 में कोठारी समिति की सिफारिश पे आई, फिर 86 में आई, जिसका उद्देश्य था सभी को शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, और इसी को सप्लीमेंट करने के लिए 92 में फिर आई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। लेकिन अब 2020 में हमको लाना क्यों पड़ा? ज़रूरत रही होगी ना, तभी तो लाना है, तो भाई उसी से काम चल जाता। तो उसके निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है? ये नीति जो है समग्र विकास पे ध्यान केंद्रित करती है। समग्र विकास मतलब भारत की जो प्रतिभा है उसको अच्छे से समृद्ध बनाना। दूसरा, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण करती है।
अभी तक व्यावसायिक शिक्षा ऐसा था आप पढ़ लिख के अलग से शिक्षा लो, अब है कि 6वीं से 8वीं के बीच ही आप व्यावसायिक शिक्षा भी लोगे। तीसरा है प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा पे जोर, मतलब कि आपको जो डिजिटल इंडिया की बात है कि डिजिटल उपकरणों से शिक्षा लेना है। चौथा है चुनने के अधिकार के साथ बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। इसमें क्या है कि आप हिंदी के साथ साथ आपकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, इनको भी प्रशिक्षण है, मतलब इनको भी प्रोत्साहन है। और बहुविषयक पाठ्यक्रम, मतलब अभी तक क्या था, जैसे हम लोग 10th के बाद या तो साइंस लेते थे या मैथ्स लेते थे या तो आर्ट्स लेते थे। अब आप मैथ्स भी ले सकते हो, साथ में पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो। तो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी, ये कॉलेज में भी होगा। अगला पॉइंट हम बताएंगे कि इसके विभिन्न लक्ष्य क्या क्या हैं। एक तो है कि SDG 4 के अनुरूप 30 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब शिक्षा जो है यूनिवर्सलाइज हो जाएगी। तो ये SDG 4 जो गोल है वो शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में। 5वां गोल जो है वो है जेंडर इक्वालिटी, भाई शिक्षा दोगे तो अब जो लैंगिक समानता है वो भी आएगी। अगला क्या है, 30 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% GER, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो आपका 100% हो जाए 30 तक। 35 तक उच्च शिक्षा में 50%। अब उच्च शिक्षा में सभी के सभी तो एडमिशन लेते नहीं, लेकिन उसको भी 50% तक लक्ष्य 35 तक। खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाना। खुली स्कूल मतलब समझ रहे हैं, जैसे ओपन स्कूल होता है तो वहाँ से आप 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाओगे, उनको पढ़ाओगे अच्छे से। शिक्षकों को 23 तक मूल्यांकन सुधारों के लिए तैयार रहना होगा, मतलब शिक्षक जो है उनका भी सुधार, और 30 तक हम समावेशी और समतामूलक शिक्षा प्रणाली, क्योंकि SDG जो 4 है उसमें यही लक्ष्य है कि समावेशी और समतामूलक शिक्षा हो। तो ये हमारे अलग अलग लक्ष्य हैं। अब जो मेन चीज़ है जो आप लिखोगे, मतलब आपको लगता है कि अगर ये आई नवीन शिक्षा नीति तो हमको ये लिखना है, ये इसका एक पॉइंट है। देखिए कितने सारे पॉइंट अपन लिख चुके हैं। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि अब एक बच्चा वो इतने सारे पॉइंट लिखेगा, आप केवल ये लिख के आओगे तो नंबर किसको मिलेगा बताओ। उसको अगर कोई चेकर 35 देता है तो आपको 30 तो देना पड़ेगा ना उसको। भाई इसके तुलना में तो आप कम से कम 5 नंबर का कम लिखे हो ना, ये समझो। ये बात नहीं कि आप गलत लिखे हो। अगला है एक तो ये 5+3+3+4, ये तो अपने को पता है कि शुरू में फाउंडेशन स्टेज होगा, फिर प्रिपरेटरी स्टेज होगा, फिर ये मध्य या उच्च प्राथमिक होगा 6, 7, 8, और उसके बाद उच्च स्तर होगा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इसके अलावा इसमें और क्या है, शिक्षा के अंदर हम ये पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम होगा वो लचीलापन होगा। कला विज्ञान के बीच आप चेंज कर सकते हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। इसके अलावा ये व्यावसायिक शिक्षा की बात होगी, 6वीं से इंटर्नशिप भी होगी। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि भाषाई विविधता को संरक्षण मिलेगा, मतलब 5वीं तक की शिक्षा आप मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ले सकते हो। संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषा भी हम देख सकते हैं। अगला है शारीरिक शिक्षा की बात है कि छात्रों को बागवानी, खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट ये सब कराया जाएगा, ये सब शिक्षा में। ये आपका हो गया स्कूली शिक्षा। दूसरा हम दिखाएंगे उच्च शिक्षा। पहला तो वही है कि GER को हम 35 तक 50% लेके आएंगे। इसके लिए 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अभी 26 है तो इसको 50 लाना बहुत खतरनाक काम है ना, मतलब बहुत मेहनत लगेगी। अगला है बहुविषयक शिक्षा, मतलब वही चीज़, एक तो 4 साल का होगा BA, MPhil हम ख़त्म कर देंगे, और PG 1 साल का होगा। 4 साल का जो बैचलर ऑनर्स होगा, PG कोर्स 1 साल का होगा, MPhil ख़त्म हो जाएगा और PhD होगा। और इसके बाद मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्ज़िट होगा, मतलब आपको 1 साल में आप छोड़ सकते हो, 2 में छोड़ सकते हो, 3 में छोड़ सकते हो। इसके अलावा आपका मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब आप गणित के साथ साथ BSc गणित कर रहे हैं, साथ में आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते हो। 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 के बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3 के बाद बैचलर डिग्री मिलेगी, और 4 वर्ष के बाद रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। इसके अलावा विनियमन के लिए एक संस्था बनी है, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना, जिसके 4 अलग अलग अंग होंगे, ये लिख देंगे। अगला है कि प्रौद्योगिकी के लिए हम स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा, जिससे टेक्नोलॉजी का यूज हो।
भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा, अनुवाद और व्याख्या संस्था, पाली, फारसी, प्राकृत, इनको बढ़ावा देने की बात है। और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, मतलब भारतीय विश्वविद्यालय को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। मतलब भारत के यूनिवर्सिटी बाकी देशों में अपना कॉलेज स्थापित करें, परिसर स्थापित करें, और बाहर वाले भारत में आके करें, तो अंतर्राष्ट्रीयकरण। अन्य प्रावधान में क्या है, एक तो शिक्षकों की शिक्षा, क्या वो जो 4 ईयर बीएड वाली बात है ना, वो चालू होगी। वित्तीय सहायता SC ST OBC सबको छात्रवृत्ति दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, मतलब व्यावसायिक शिक्षा की तो अब बात चल ही रही, क्योंकि ये है ना कि भाई रोजगार कैसे देगी सरकार, तो व्यावसायिक शिक्षा भी हो। प्रौढ़ शिक्षा हो, मतलब प्रौढ़ मतलब जो वयस्क लोग हैं वो भी शिक्षित हो 100%। और वित्त पोषण, मतलब अब हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग जो शिक्षा है उस पर अपने GDP का कम से कम 6% खर्च करें। और एक ओपन और दूरस्थ शिक्षा की बात है कि ऑनलाइन तरीके से, डिपॉजिटरी के माध्यम से, अलग अलग तरीके से जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो ओपन एजुकेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी, वो आगे बढ़ें जिससे सभी को शिक्षा मिल सके। इसके लिए भी काम होगा। अगली चीज़ है, इसको लागू करने के लिए कई प्रयास भी किए गए, तो वो क्या क्या है। एक तो है शैक्षणिक ऋण बैंक, जिसमें हम इसको बोलते हैं ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें पता रहेगा, जैसे 1 साल कोई करके छोड़ दिया तो अब भाई कहाँ से पता रहेगा, तो वहाँ सबका डिटेल रहेगा। 2 साल कोई किया तो उसका डिटेल रहेगा, वो भारत में कहीं भी पढ़ सकता है। दूसरा एक निपुण भारत करके योजना है, एक विद्या प्रवेश करके है। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के लिए इंजीनियरिंग कार्यक्रम है। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला है, सफल है। ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम है। संस्थाओं में बहुविषयक धाराओं की उपलब्धता है। तो आप ये इसको इस हिसाब से ध्यान रखिए कि बस ये पॉइंट लिख देना, पढ़ना है तो अंदर देख लेना, इतना ज़रूरी नहीं है। अगला हमको लिखना है इसका महत्व क्या है। निबंध में वही बोल रहा था कि नए नए पॉइंट लिखना है, तो महत्व क्या है। पहला है कि प्रारंभिक वर्ष के महत्व को मान्यता देना। मतलब अभी क्या था कि हम लोग शिक्षा चालू होती थी 6 साल से, अब ये जो 5+3+3+4 का फार्मूला है, इसमें आपकी शिक्षा 3 साल से चालू हो गई। मतलब शुरू के वर्षों को भी आप प्राथमिकता दे रहे हैं, पहला महत्व। दूसरा महत्व है अंतर विषयक शिक्षण, वही गणित के साथ आप कला के विषय पढ़ रहे हैं, वाणिज्य के विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ रहे हैं। तीसरा है शिक्षण और कौशल का संगम, मतलब कि साथ साथ हम व्यावसायिक, इंटर्नशिप, ये सब चालू कर दिए। चौथा है शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना। समावेशी मतलब सभी लोग शिक्षा पाएँ, जैसे ऑनलाइन तरीके से, डिस्टेंस के तरीके से, ओपन एजुकेशन के तरीके से सभी को शिक्षा मिले। अगला महत्व है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति कि दुनिया के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी यहाँ हमारे परिसर स्थापित कर सकेंगे, तो हम पढ़ सकते हैं उसमें। और हिंदी बनाम अंग्रेजी के बहस को समाप्त करना, मतलब अब सीधा सीधा मातृभाषा की बात हो गई ना कि आप अपनी भाषा में करो। हिंदी इंग्लिश ख़त्म नहीं, लेकिन वो जो पहले था ना कि हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, तो अब हो गया कि नहीं भाई अपनी भाषा में पढ़ लो, क्यों हिंदी इंग्लिश में लगे हो। अगला पॉइंट है इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। तो भाई कई आलोचनाएं, जैसे पहला तो है निजीकरण पे जोर। मतलब इसमें है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके निजीकरण को प्रोत्साहन दे रही। सत्ता का केंद्रीकरण, इसमें यह है कि भाई केंद्र सरकार जो नीति बनाती सबको, राज्यों को मानना है, हम तो संघवाद है ना। अगला है कार्यान्वयन की स्पष्टता का अभाव, कि भाई आप बना दिए नीति है, लेकिन कैसे उसको आप लागू करोगे ये तो नहीं पता ना आप। अगला पॉइंट है परामर्श का अभाव, मतलब कि ये कहा गया कि भाई आप थोप दिए उसको, ना तो अभिभावकों से पूछे, ना छात्रों से पूछे, ना शिक्षकों से पूछे। अगला है समन्वय का अभाव, पूछे हैं वैसे, पूछा गया था। समन्वय मतलब होता है कि आपस में समन्वय नहीं है केंद्र राज्य का, अलग अलग संस्थानों का, इसलिए जटिलता है। इसके नई शिक्षा नीति से संबंधित अलग अलग मुद्दे क्या हैं। पहला मुद्दा तो राज्यों का सहयोग वाला है। राज्य बोलते हैं यार ये समवर्ती सूची का विषय है, हम भी बना सकते हैं, तो सहयोग नहीं हो रहा है। दूसरा मुद्दा महंगी शिक्षा, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत ले आओगे तो वो तो महंगा देंगे ना, तो दिक्कत होगी। अगला है शिक्षा का संस्कृतिकरण, इसमें है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार क्या कर रही, दक्षिण भारतीय लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा का संस्कृतिकरण, संस्कृत को बढ़ावा दे रही, हिंदी को बढ़ावा दे रही। इसके अलावा फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना, मतलब अभी भी कुछ राज्यों में शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी और अंकुश लगाने में असमर्थ है। मतलब
अभी जो प्राइवेट वो है ना, कहाँ से फंडिंग आ रही, कहाँ से लोग अपना काला धन यूज़ कर रहे हैं, दान वो दे दिए बोलते हैं, वो दिक्कत है। अगला है वित्त पोषण, कि भाई सरकार कहाँ से लाएगी जीडीपी का 6%, उतना ला पाएगी क्या। और मानव संसाधन का अभाव, मतलब सब ठीक है, अच्छे शिक्षक इतने कैसे मिलेंगे जितना हमको ज़रूरी है। तो ये सब इसका मुद्दे हैं अलग अलग। अब चुनौतियाँ क्या क्या हैं। एक तो भारत विशाल देश है, विविध देश है, यहाँ क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल है। अगला है क्षमता की सीमाएं, मतलब जो भी संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय, नियामक संस्थाएं, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, तो वो पर्याप्त नहीं है इसको लागू करने के लिए। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षण कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है, मतलब भारत में 22 भाषाएं हैं, अनेक बोली हैं, सबके लिए पाठ्यक्रम बनाना, सब कुछ करना चुनौती है ना बहुत बड़ी। अगला है डिजिटल डिवाइड, मतलब आप बोल रहे हैं कि हम डिजिटलीकरण करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, ई लर्निंग देंगे, लेकिन सबके पास स्मार्टफोन है क्या। जैसे कोविड के टाइम आया था 30% आबादी के पास ही स्मार्टफोन है, तो कैसे, फिर तो दिक्कत है ना जो जिसके पास नहीं है। और सीमित संसाधन, वही जीडीपी का 6% बात है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। अगला पॉइंट है, तो आगे की राह क्या, मतलब सब कमी है क्या। तो आगे की राह ये है कि सुचारू और एक समान कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करना। हितधारक मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पेरेंट्स, टीचर। भाई आपको एक अच्छी नीति को लागू करना है तो सभी प्रोत्साहित हों। अगला है कानूनी, नीतिगत और विनियामक संस्थागत तंत्र के रूप में उपकरण तैयार करना, मतलब कानून बनाओ आप इसके लिए, नीतियाँ बनाओ, रेगुलेटर्स बनाओ जो देखें कि सही से लागू हो रहा है कि नहीं। एक है रोड मैप बनाओ कि कैसे कैसे हम लागू करेंगे। भाई आप छोड़ दिए ना सबके ऊपर, आप 10 नीति बनाती है बोले अपने हिसाब से लागू करो, तो रोड मैप भी बनाओ। एक सूचना भंडार बनाओ विश्वसनीय। उच्च शिक्षा संस्थानों, नियामक निकाय और सरकारी एजेंसियों में अनुकूलनशीलता विकसित करना कि वो नीति के प्रति अनुकूलित हो सकें। फिर है पारदर्शी कार्य करना, और जो भी हितधारक हैं, जिनका जिनका जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे बच्चे भी एक हितधारक है ना नीति के, टीचर भी हितधारक हैं, कॉलेज भी हितधारक हैं, स्कूल भी हितधारक हैं, सरकारें भी हितधारक हैं, सभी में भागीदारी हो। सुदृढ़ सिद्धांत हो प्रबंधन के क्षेत्र में, सार्वजनिक व्यय के पूरक के रूप में निजी निवेश। अब जैसे 6% जीडीपी की बात है, तो सब कुछ अगर सरकार नहीं कर पा रही तो निजी भी पैसा दें। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य और उसके लिए आवश्यक धनराशि निर्धारित करें, मतलब लक्ष्य ऐसा ना हो ना कि हम हवाई वाला कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लक्ष्य वो हो जो हम सही में प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, मतलब जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, सरकार चाहेगी तभी तो हो पाएगा, तो उनके अंदर हो कि हमको करना है, और सरकार के साथ साथ जनता का समर्थन हो। उचित कार्यान्वयन के लिए स्कूलों की वास्तव में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। मतलब अगर आपको सही में इस नीति को क्रियान्वित करना है ना, उतारना है ग्राउंड पे, तो जो स्कूल में अभी जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है उसको पुनः परिभाषित करके अच्छे से फिर से चेंज करना होगा, तभी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ग्राउंड पे लागू हो पाएगी। तो ये हमारा आज का वीडियो था, आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।